स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हट्टी जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर रहने वाला एक आदिवासी समुदाय है। 2. बहुपति प्रथा, जिसे स्थानीय रूप से जोड़ीदारा कहा जाता है, का पालन पारंपरिक रूप से उनके द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हट्टी एक घनिष्ठ जनजातीय समुदाय है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के आसपास निवास करता है। हट्टी समुदाय 2 प्रमुख उपसमूहों में विभाजित है, ट्रांसगिरी हिमाचल प्रदेश और जौनसार बावर उत्तराखंड। अतः कथन 1 सही है। बहुपति प्रथा, स्थानीय रूप से जोड़ीदारा या जजदा के नाम से जाना जाने वाला यह हट्टी समुदाय के बीच एक पारंपरिक प्रथा है जहां भाई एक ही महिला से विवाह करते हैं। अतः कथन 2 सही है। भारत के कानून के अनुसार बहुपति प्रथा अवैध है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के राजस्व कानून ने हट्टी जनजाति की जोड़ीदारा परंपरा को मान्यता दी है और उन्हें पारंपरिक जनजाति कानून के अंतर्गत यह प्रथा जारी रखने की अनुमति दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन से देश खनिज सुरक्षा साझेदारी के सदस्य हैं? ए. भारत, ब्राजील, स्वीडन। बी. ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम। सी. चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील। डी. भारत, रूस, कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम। अब जान लेते हैं खनिज सुरक्षा साझेदारी के बारे में। वर्ष 2023 में भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी का 14वां सदस्य बन गया है। अन्य सदस्य देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय आयोग। एमएसपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सरकारों और निजी क्षेत्र से निवेश को उत्प्रेरित करके महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण किया जाए। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। 2. भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। इसका मुख्यालय पेरिस में है तथा इसके 194 सदस्य देश और 12 सहयोगी सदस्य हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र वर्ष 1946 में नवंबर-दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एफआई इंडेक्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। 2. यह सूचकांक वर्ष 2017 के निश्चित आधार वर्ष पर आधारित है। 3. एफआई इंडेक्स ने मार्च 2017 से मार्च 2021 तक लगातार वृद्धि दिखाई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025। वित्तीय समावेशन सूचकांक बैंकिंग, निवेश, बीमा, पेंशन और डाक क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का एक समग्र माप है। यह सरकार और नियामकों के इनपुट के साथ विकसित किया गया है। यह जुलाई में प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है तथा वित्तीय समावेशन सूचकांक 0 से 100 तक के मूल्य का होता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इस सूचकांक का कोई आधार वर्ष नहीं है जो समय के साथ संचयी प्रगति को दर्शाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसमें 3 पैरामीटर शामिल हैं, पहुंच 35%, उपयोग 45% और गुणवत्ता 20%। गुणवत्ता पैरामीटर एक अनूठी विशेषता है जिसमें वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और सेवा समानता शामिल है। यह सूचकांक मार्च 2017 में 43.4 से बढ़कर मार्च 2021 में 53.9 हो गया है, जो अब मार्च 2025 में 67 तक पहुंच गया है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खेजड़ी को वर्ष 1983 में आधिकारिक तौर पर राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इसकी सुरक्षा हेतु प्रतिबंध लगाए, जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1965 तथा राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत खेजड़ी वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध शामिल है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में किस नेता ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस मुस्लिम लीग सहयोग का एक दुर्लभ क्षण है। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका को स्वीकार कर लिया, जो लीग की महत्वपूर्ण मांग थी। हालांकि इससे भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय भी हुआ। इस समझौते में विधानमंडल और कार्यकारी परिषदों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात कही गई थी। यह स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता का एक महत्वपूर्ण बिंदु था, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वर्ष 1996 में जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु अधिनियमित किया गया था। 2. इसने 5वीं अनुसूची के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में स्व जनजातीय शासन प्रदान करके पंचायतों के प्रावधानों का विस्तार किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेशा अधिनियम को 24 दिसंबर 1996 को उन जनजातीय क्षेत्रों जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु अधिनियमित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इस अधिनियम ने 5वीं अनुसूची वाले राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में स्व जनजातीय शासन प्रदान करते हुए पंचायतों के प्रावधानों का विस्तार किया, इसलिए कथन 2 सही है। 5वीं अनुसूची के राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान से प्रेरित चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए सहरिया जनजाति, बी बिश्नोई समुदाय, सी भील जनजाति, डी मेड़ा जनजाति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बिश्नोई समुदाय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1730 ईस्वी में जोधपुर से लगभग 26 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित एक छोटा सा गांव भारत के प्रथम और तीव्र पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों में से एक का केंद्र बना। इस आंदोलन के शहीद विशेष रूप से अमृता देवी बिश्नोई समुदाय के सदस्य थे, जिन्होंने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। 1970 के दशक में यह बलिदान चिपको आंदोलन की प्रेरणा बना, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक रियल टाइम मोबाइल भुगतान प्रणाली है। 2. इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से हाल ही में जारी किए गए एक नोट बढ़ता रिटेल डिजिटल भुगतान इंटरऑपरेबिलिटी का महत्व में भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस एक रियल टाइम मोबाइल भुगतान प्रणाली है, अतः कथन 1 सही है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है, अतः कथन 2 सही है। यह उपयोगकर्ताओं को एक ही ऐप में कई बैंक खातों को लिंक करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक लेन देन सहज रूप से किए जा सकते हैं। यह प्रणाली 2 चरणीय प्रमाणीकरण का पालन करती है, जिससे प्रत्येक बार बैंक विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था? ए केसरी, बी वंदे मातरम, सी हरिजन, डी द हिंदू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केसरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बाल गंगाधर तिलक का जन्म जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था और उन्हें भारतीय अशांति के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है। वह पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज्य के सबसे शुरुआती और सबसे मुखर समर्थकों में से एक थे।
लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ वह उग्रवादी विचारधारा वाले नेताओं के लाल बाल पाल त्रय का हिस्सा थे। साहित्यिक कृतियाँ: समाचार पत्र केसरी मराठी और द मराठा अंग्रेजी, पुस्तकें गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेद, अतः विकल्प ए सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने जनजाति समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।